हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं आशीष अग्रहरी आप सभी योद्धाओं का अपने चैनल सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कल का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। शब्द के बारे में आपने सीखा था, शब्द को आपने जाना था, शब्द के भेद जाने थे, शब्द के वर्गीकरण जाने थे और उसके बाद शब्द के वर्गीकरण में बनने वाले अन्य शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आगज, संकर, अन्य शब्दों की बात आप लोगों ने सीखा था। आशा करता हूँ वो वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर किए होंगे। तो प्लीज जो भी बच्चे हमारे वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हमारे चैनल से, प्लीज सब्सक्राइब हो जाएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स कुछ ना कुछ किया करें, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि हमारे बच्चे कितने एक्टिव हैं और हमारे चैनल से कितने जुड़े हैं और हमें कितना प्यार देते हैं। तो बच्चों चलते हैं शब्द की ही ओर। आज ये शब्द का दूसरा वीडियो आप लोग के लिए है। तो जितने भी पॉइंट बचे हुए हैं हम उन पर बात करेंगे। कल हम लोग ने बात की थी कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द क्या होते हैं, वो हमारा पहला पॉइंट था। तो बच्चों आज का जो सेकंड पॉइंट है तो प्लीज ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट की बात करेंगे, बहुत आराम से बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म का बस एक ही उद्देश्य है कि धीरे धीरे ही चलेंगे, लेकिन जो भी मैं कंटेंट लाऊं वो सॉलिड लाऊं और ऐसा कंटेंट लेकर आऊं कि जो हमारे बच्चों के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हो। तो आशा करता हूं बच्चों, मैं उस तरह की वीडियो नहीं है कि ला रहा हूं कि आपको सिर्फ खुश करना है, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला ही लेकर आता हूं जो आपके एग्जामों में आ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बातों को यहीं पर खत्म करते हैं, शुरू करते हैं, काम की बात करते हैं। दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा हमारा था रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। तो ये भी बच्चों, तो मैं जो बच्चे आज मेरे पहली बार मेरे वीडियो पे जुड़ रहे हैं तो मैं इनसे कहूंगा कि शब्द का एक वीडियो, शब्द भाग फर्स्ट पीछे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में है, उसे जरूर आप देखिए। उसको देखेंगे तब ये चीजें समझ में आएंगी। और सारे स्टूडेंट से कह दे रहा हूं, इन वीडियो का एक कंबाइंड वीडियो मैं बनाकर आपको दे दूंगा। तो ठीक है भाग, इसलिए मैं चाहता हूं कि आधे आधे घंटे की क्लास चले तो ज्यादा आप पर बर्डन ना हो, ज्यादा आप पर बोझ ना पड़े, जिससे आप चीजों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए बच्चों, जब रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद करेंगे तो वो तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो बच्चों पहला प्रकार आपका है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, देखिए ये पहला प्रकार है। अभी इन पर मैं विस्तृत बात करूंगा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और तीसरा है बच्चों योग रूढ़ शब्द। तीसरा है बच्चों योग रूढ़ शब्द। अब देखिए बच्चों, ये प्रश्न उठता है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है? रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो रूढ़ शब्द हैं, वो यौगिक शब्द हैं, वो योग रूढ़ शब्द हैं। तो आशा करता हूं ये तीन पॉइंट आपको याद हो गए होंगे कि वो शब्द कौन कौन से हैं। वो कौन कौन से रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं और योग रूढ़ शब्द हैं। तो तीन प्रकार है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। अब हेडिंग डालते हैं। पहला हमारा क्या है बच्चों? पहला हमारा है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से हैं? अब भाई बच्चों, तो देखिए जब भी रूढ़ शब्द की बात करेगा तो थोड़ा सा मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूं। अभी मैं इन पर फिर से मैं विस्तृत वीडियो लेकर आऊंगा। इन तीन जैसे रचना बनावट के आधार पर इन पर भी मैं विस्तृत फिर से मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिर भी आपको जानना है रूढ़ शब्द वे शब्द जो
अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, मूल अवस्था में रहते हैं, जिनका खंड नहीं हो सकता, जिनका सार्थक, यहां पे शब्द नोट करिएगा, जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो क्या होते हैं बच्चों? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रूढ़ शब्द, फिर से मैं बात कर दे रहा हूं, वे शब्द जो अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, मूल अवस्था में रहते हैं, जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता। सार्थक खंड मतलब कि जब उन्हें तोड़ा जाए तो दो शब्द नहीं मिलते हैं, वो ऐसे टूटते हैं कि जिनका कोई प्रयोग ही नहीं होता है। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मैं एग्जांपल, जैसे बात करूं पंकज, पंकज से हैं, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज हो गया, आग हो गया, वर्षा हो गया, और बच्चों आप खुद बताइए, जैसे आम हो गया, गंगा हो गया, ऐसे शब्द जिनको हम सार्थक खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आई बात समझिएगा बच्चों, क्या है रूढ़ शब्द की? वे शब्द जो अपनी मूल अवस्था में रहते हैं। जैसे आम, हमेशा आम मूल अवस्था में रहेगा। पंकज, आग, वर्षा आदि शब्द है। अब आप इससे समझ गए होंगे कि कोई भी शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो हमारे क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे आकाश, आपका क्या है? रूढ़ शब्द है। आकाश हो गया, घोड़ा हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गई, कई चीजें हैं जो आपकी टूट नहीं सकती हैं, वो शब्द, वो हमारे रूढ़ शब्द हैं। अब आपके अंदर एक जिज्ञासा जगी होगी तो कौन से शब्द टूटते हैं? जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको पीछे के वीडियो में मैंने दिया था, जैसे रेलगाड़ी, ये आपकी क्या दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों का मेल है। तो ऐसे शब्द जब इन्हें तोड़ते हैं तो रेल अलग हो गई, गाड़ी अलग हो गई। तो ये देखिए, जैसे मैं रेलगाड़ी का एग्जांपल करूं तो ये एक मिलकर एक शब्द है रेलगाड़ी। जब इनका खंड सार्थक खंड हो सकता है, रेल और गाड़ी, रेल अलग चीज हो गई, गाड़ी अलग चीज हो गई। जैसे कह सकते हैं कि देवालय, देवालय, यानी इसको अलग करेंगे तो देव अलग हो गया और आलय, देव भगवान हो गया और आलय मतलब घर होता है या स्थान होता है या वास स्थान को आलय कहते हैं। तो ऐसे जब शब्द अलग हो जाते हैं वो हमारे रूढ़ शब्द नहीं कहलाते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि रूढ़ शब्द, ये रूढ़ शब्द नहीं है बच्चों। रूढ़ शब्द ये है कि जिनका खंड सार्थक खंड नहीं हो सकता, वही हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वो आपके आंखों के सामने हैं। चलते हैं यौगिक शब्द की ओर कि यौगिक शब्द कैसे होते हैं। जो बच्चों यौगिक शब्द की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है कि यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं बच्चों। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, और यहां पे दूसरा पॉइंट है, इनका क्या बच्चों, जैसे रूढ़ शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता था, इनका सार्थक खंड हो सकता है, हो सकता है। आपको ये ध्यान देना है यौगिक कौन से होते हैं बच्चों? सब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं बच्चों। यहाँ पे ये चीजों को ध्यान देंगे, शब्दों के मेल से कहलाते हैं और इनका सार्थक खंड हो सकता है। और एक चीज, एक पॉइंट और आप यहाँ पे याद कर लीजिए, यौगिक शब्द जो हमारे होते हैं ना,
यौगिक शब्द, ये उपसर्ग, प्रत्यय और समास से बने शब्द होते हैं। ये भी आप याद कर लीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले क्या उपसर्ग, प्रत्यय और समास से बने शब्द क्या कहलाते हैं? वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे दो शब्दों के मेल से बनते हैं वो शब्द। तो यौगिक शब्द अब आपको याद हो गया होगा कि यौगिक शब्द कौन से हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उनका सार्थक खंड हो सकता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि इसके एग्जाम्पल या कैसे कैसे शब्द होते हैं। देखिए बच्चों, जैसे घुड़ प्लस सवार, ये देखिए, ये इन्हें क्या कह सकते हैं? घुड़सवार कह सकते हैं। घुड़सवार, देखिए यहाँ पे घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार होने वाला घुड़सवार। दो शब्द हैं, दो शब्दों के मेल से क्या बना? यौगिक शब्द बना। और इनका फिर से मैं खंड करूंगा तो खंड यही बन जाएगा फिर से, यानी घुड़सवार। तो अब देखिए बच्चों, क्या है यहाँ पे? घुड़सवार का खंड करेंगे तो घोड़ा और सवार, यानी इसके आधार पर घोड़े पर सवार होने वाले को घुड़सवार कहते हैं। तो दो अलग अलग क्या हमारे खंड बन गए, और ये सार्थक खंड है। इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। सार्थक का अर्थ समझ रहे हैं? जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो तो ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे घुड़सवार हो गया, और मैं एग्जांपल नोट कर दे रहा हूं, आप अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। घुड़सवार, देवालय, देवालय। अब देखिए, देवालय यानी देव का वास स्थान, यानी देवताओं के वास स्थान को देवालय कहते हैं। अगर इसका मैं सार्थक खंड करूं तो बच्चों क्या होगा? देव प्लस आलय। देव प्लस आलय यानी देव भगवान और आलय मतलब वास स्थान। तो ये भी होगा। जैसे विद्यालय, विद्यालय में क्या है बच्चों? ये भी हमारा क्या है? यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। वो क्या क्या है? विद्या धन आलय, विद्यालय है। और बच्चों, जैसे आपका कहूं मैं अन्य शब्द की बात करता हूं कि, और शब्द क्या है आप लोग खुद बता सकते हैं कि देवालय हो गया, विद्यालय हो गया, और विज्ञानशाला। विज्ञानशाला की बात करेंगे तो बच्चों क्या है? विज्ञान की शाला, यानी विज्ञान हमारा क्या होगा? साइंस को रूप कहता है उसका शाला, उसकी स्थान, यानी विज्ञान का जहां प्रयोग होते हैं उस चीज को विज्ञान शाला कहते हैं। तो ऐसे ही कई शब्द हैं जो आपके दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और इनका जब हम खंड करेंगे तो ये देखिए, विज्ञान अलग हो जाएगा, शाला मतलब प्रयोग का स्थान। विज्ञान यानी विज्ञान से होने वाले जो प्रयोग होते हैं, साइंस के जो प्रयोग होते हैं, उस जगह के स्थान को विज्ञानशाला कहते हैं। तो आशा करता हूं ये यौगिक भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करता हूं बच्चों योग रूढ़ शब्द की बात करता हूं। फिर से मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं। यौगिक शब्द क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उनका सार्थक खंड हो सकता है, लेकिन रूढ़ शब्दों का नहीं हो सकता है। सार्थक खंड हो सकता है यौगिक शब्द किससे किससे? या तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे शब्द? घुड़सवार, देवालय, विद्यालय, जैसे और कह सकते हैं प्रतिदिन, अज्ञान। अज्ञान भी क्या? हमारा क्या है? उपसर्ग है। और ज्ञान, ये भी आपके हमारे क्या हो जाएंगे? यौगिक शब्द हो जाएंगे। प्रतिदिन, हर एक, उनका हर एक, ये भी आपका क्या है? दो शब्द अलग अलग हो गए। तो ये भी इन चीजों को आपको ध्यान देना कि जब अलग करने पर दो भिन्न भिन्न शब्द बन जाए वो हमारे यौगिक शब्द हैं। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, चलते हैं। तीसरा हमारा है योग रूढ़ शब्द। तीसरा है हमारा बच्चों योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो फिर वहीं पर होगा, यहां पर भी बात आएगी बच्चों यौगिक, और इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत आराम से देखिएगा। दो या दो से
अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जो एक विशेष, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, विशेष अर्थ प्रकट करते हो, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक विशेष अर्थ, यहां पर आप बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक विशेष अर्थ प्रकट करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। फिर से देखिए, योग रूढ़ शब्द क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जो एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या मैं एक आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने के लिए बता सकता हूं कि योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं? ऐसे शब्द जो होते तो हैं अपने रूप में, पर इशारा किसी तीसरे व्यक्ति की ओर करते हैं, किसी अन्य की ओर इशारा करते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। जो हिंदी को पढ़े होंगे वो बच्चे थोड़ा समझ रहे होंगे कि योग रूढ़ शब्द वास्तविक में होते तो हैं, लेकिन इशारा वो किसी दूसरे शब्द की, यानी दूसरे शब्द की ओर करते हैं, या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक एग्जांपल आ जाएगा तो बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं बतलाना क्या चाहता हूं। जैसे मैं बात करूं गजानन, तो गजानन क्या है बच्चों? दो शब्दों के से मिलकर बना है, ये क्या है? गज धन आनंद, यानी गज हाथी और आनंद मतलब सिर, यानी हाथी का सिर जिस इंसान पर हो, हाथी का सिर जिस स्थान पर हो, गजानन। अब देखिए बच्चों, आप ये सोच रहे हो गजानन ये भी तो दो शब्दों से मिलकर बना, जब इन्हें अलग करेंगे तो इनका भी तो सार्थक खंड हो सकता है, तो ये यौगिक शब्द क्यों नहीं हुआ? आप सही सोच रहे हैं बच्चों, ये यौगिक शब्द क्यों नहीं हुआ? लेकिन जैसे ही हम गजानन लिखेंगे, ये वास्तविक रूप से यौगिक के रूल को तो फॉलो करते हैं, ये भी तो दो शब्दों के से मिलकर बना है, पर बच्चों ये एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। ये विशेष अर्थ किसके लिए प्रकट कर रहा है? तो बच्चों गजानंद गणेश भगवान को प्रकट कर रहा है। तो ये देखिए, शब्द तो है लेकिन इसका जो आशय है वो किसी तीसरे के लिए है, किसी तीसरे के लिए है। गज आनंद, इनको अलग करें, गज हाथी हो गया, आनंद ये देखें अलग सार्थक क्रम। लेकिन जैसे ही हम गजानंद की बात करेंगे तो गजानंद, हमारा दिमाग जो है, हमारा सेंस जो है, हमारा दिमाग कहेगा वो किसके बारे में बात कर रहा है? गणेश जी के बारे में बात कर रहा है। अगला और एग्जाम्पल मैं ले लूं, दशानन। अब देखिए बच्चों, आप खुद बताइए दशानन क्या है? 10 हैं जिसके आनंद, अर्थात जिसके 10 सिर हैं। 10 आनंद दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों के मेल से बना हुआ शब्द वो हमारा क्या है? योग रूढ़। तो दो शब्दों से मिलकर बनता यौगिक भी है, दो शब्दों के मिलकर योग रूढ़ भी शब्द बनता है, पर अंतर दोनों में क्या है बच्चों? जब यौगिक शब्द होते हैं वो वास्तविक अपना स्थान होता है। जैसे देवालय, देवालय की बात किया तो हमें मालूम है, चाहे वो गणेश जी के स्थान का हो, या शिव जी के स्थान का हो, या दुर्गा जी के स्थान का हो, यानी भगवान की मंदिर को हम देवालय कह सकते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान का हो। लेकिन जब योग रूढ़ की बात करेगा, यहाँ शब्द तो अपने रूप में है, लेकिन इशारा वो कहाँ करता है? तीसरे शब्द की ओर करता है। जैसे दशानन किसकी ओर कर रहा है? रावण की ओर इशारा कर रहा है बच्चों। अब एक और शब्द उठा लेते हैं, चक्रपाणि। चक्रपाणि, चक्रपाणि का अर्थ क्या हुआ? चक्र और पानी मतलब धारण करने वाला। तो आप खुद बताइए, जैसे ही मैंने इसे एक्सप्लेन किया कि चक्र पानी का अर्थ क्या होता है, आपको याद आ गया होगा ये किस पर है? विष्णु भगवान पर है, विष्णु जी पर है। विष्णु जी भगवान को चक्र प्राणी कहते हैं। जैसे चंद्रमौली,
जिसके चंद्रमौली मतलब जिसके सर पर चंद्र हो, तो आप खुद बताइए कौन होंगे? वो भगवान शिव होंगे। अर्थात इन दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, यौगिक और योग रूढ़ पर। फिर से मैं बहुत आराम से पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं लेकिन वो एक विशेष अर्थ नहीं प्रकट करते। वो खुद में अपने आप में, जैसे देवालय, घुड़सवार, विद्यालय, विज्ञानशाला, प्रतिदिन, हर एक और अनजान, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो क्या है? दो शब्दों से मिलकर बने और अपने आप में एक विशेष अर्थ रखते हैं। लेकिन योग गुण में क्या है? शब्द की दो या दो से अधिक शब्द तो मिलकर है, लेकिन एक विशेष अर्थ यानी तीसरे की ओर इशारा करे, तो ये भी आप ध्यान कर लीजिए। शब्द हो लेकिन किसी और की ओर इशारा हो, किसी और की ओर इशारा हो, तो बच्चों ये चीजें इतने आराम से, इतनी बारीकियों से कोई बताने वाला आपको नहीं हो। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और आपको ये ध्यान देना होगा, बहुव्रीहि समास जब आगे पढ़ेंगे आप तो आपको हो जाएगा याद। बहुव्रीहि जो होता है, बहुव्रीहि समास के सारे शब्द जो होंगे ना, वो हमारे क्या होंगे बच्चों? योग रूढ़ होंगे। तो आप इस चीज को याद रख लीजिए, अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। अब आपके लिए होगा कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। आगे आएंगे जब समास की बात करेंगे तब इनकी बात करेंगे। तो अर्थात बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द होंगे वो आपके योग रूढ़ शब्द होंगे। जैसे मैंने यौगिक की बात की थी, यौगिक क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय और समास के शब्द हमारे क्या है? यौगिक शब्द हैं। लेकिन उन शब्दों में से जो बहुव्रीहि समास के शब्द होंगे ना, वो स्पेशली किसके हैं? योग रूढ़ की है। अर्थात ये इशारा किसी तीसरे की ओर करता है, जैसे गजानंद, दशानंद, चक्रपाणि, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या? जिसके चार भुजाएं हैं, ये भी भगवान की ओर डिनोट करता है। तो आइए ये चीजें समझ में आया होगा ना बच्चों, कि जब किसी तीसरे की ओर इशारा करे तो वह हमारा क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो ये देखिए, आप रचना और बनावट के आधार पर विविध शब्दों को सीख लिया है। चलते हैं कि आगे आपका था प्रयोग के आधार पर, फिर बच्चों अर्थ के आधार पर था। अब बच्चों तीसरा पॉइंट था हमारा प्रयोग के आधार पर। तीसरा पॉइंट क्या था? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर। अब देखिए बच्चों क्या है? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जब शब्द के भेद करेंगे ना बच्चों, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। इनकी संख्याओं को जरूर याद करिए बच्चों। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है बच्चों अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ये दो शब्द आपके हमारे क्या हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। अब आपके दिमाग में हो रहा है ये शब्द कैसे होते हैं? आइए बात करते हैं पहले विकारी शब्द की ओर, कि विकारी शब्द कैसे कैसे। इन सबको तैयार कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ हो सकता है इस एग्जाम पे आने की तो पूरी संभावना होगी, लेकिन नहीं, आप जब भी हिंदी तैयार करेंगे तो आपको कई एग्जामों में फायदा मिलेगा, क्योंकि इसी के बाद, इसी के साथ हो सकता है आपको एसएससी जीडी की बहुत बड़ी भर्ती आपको मिलने वाली है। तो ये सारी चीज जब आप अभी से आप तैयार करें रहेंगे ना, तो आगे भी आपको फायदा मिलेगा। मैं इसलिए कहूँगा हिंदी को एक अपना हथियार आप बनाइए, और एक मजबूत हथियार बनाइए, जिससे क्या हो सकता है कि जिस एग्जाम में हिंदी आए, आपके कई एग्जाम में जहाँ पे हिंदी को बहुत अच्छा फोकस किया जाता है। और मैं खुद मानता हूँ कांस्टेबल की भर्ती में हिंदी क्या आपके मेरिट में जगह बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगी। तो आते हैं विकारी शब्द की बात करते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं बच्चों? ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है। देखिए फिर से, ऐसे शब्द
जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़े, इसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल सब अभी आपके लिए नए हैं। आगे बिल्कुल आपको समझाया जाएगा कि लिंग, वचन क्या है, कारक क्या है, काल क्या है। सब चीजों की मैं बात करूंगा कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़े वो क्या कहलाते हैं? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जेठ होता है बच्चों, तो जेठ का उल्टा क्या होगा? जेठानी। ये क्या हुआ आपका? लिंग, यानी ये पुरुष लिंग है और ये स्त्रीलिंग का यहाँ पे क्या हुआ? प्रभाव पड़ गया। अब जैसे हम और हमें, ये देखिए इसमें भी क्या है? प्रभाव पड़ गया। फिर अगर मैं बात करूं मेरा और मेरी, ये देखिए इसमें भी क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। यानी इनमें क्या है? लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और जो आपको जानना है कि विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और काल आपका आता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि विकारी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और काल, जितने ये चीजें ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। बस अभी आपको यही ध्यान देना है विकारी शब्द क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल बहुत विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, इतने विस्तार से पढ़ाऊंगा ना, ये सब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस अभी जहां शब्दों की बात हो रही तो वहीं तक चलते हैं। शब्द क्या है? तो आशा करता हूं विकारी शब्द समझ में आ गए होंगे कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़े उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, जैसे जेठ, जेठ पुरुष लिंग है, जेठानी आपका स्त्रीलिंग हो गया। हम, हमें, मेरा, मेरी, मुझे या हमारा या हमारे, तो इस तरह करके हमारे जो शब्द बनते हैं जिनमें काल का प्रभाव पड़े, जिनमें कारक का प्रभाव पड़े, जिनमें वचन का प्रभाव पड़े, जिनमें लिंग का प्रभाव पड़े, तो वो सारे हमारे शब्द क्या हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जब बात करते हैं अविकारी शब्दों की तो इसी का उल्टा हो जाएगा। और क्या था? विकारी शब्द के अंतर्गत ये आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल। इनके लिए बहुत अच्छे से विस्तृत वीडियो में लेकर आऊंगा। तो चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द हमारा अविकारी शब्द है। दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अब खुद आप बताइए बच्चों, इसी का उल्टा हो जाएगा, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव न पड़े, का प्रभाव न पड़े, क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज एक शब्द है बच्चों। आज चाहे स्त्रीलिंग के लिए हो प्रयोग, चाहे पुरुष लिंग के लिए हो प्रयोग, चाहे भूत काल में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, चाहे कारक कोई भी हो, तो आज हमेशा आज ही होगा। जैसे कल की बात करूं, ये कल, प्रभाव जैसा भी हो इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं क्या हूं? मैं पुरुष लिंग भी इस्तेमाल कर सकता है और स्त्रीलिंग भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए, और एक बताओ, मैं, पर, परंतु, लेकिन,
किंतु, परंतु हो गया। तो देखिए ऐसे शब्द जो होंगे इन पर लिंग, कारक, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत अव्यय अव्यय शब्द आते हैं। अव्यय क्या होता है आगे आएंगे तो ये चीजों में बात करेंगे। अब देखिए इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। अविकारी के अंतर्गत ये भी आपको याद करना हो तो याद कर लीजिए, फिर भी नोट्स में नोट कर लीजिए। 3 चीजें आती हैं। क्या क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय, नोट कर दे रहा हूं, फिर भी आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी संबंध बोधक अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं होता है, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फिर दूसरा क्या होगा? समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। ये आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। और तीसरा हो जाएगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे नोट करे दे रहा हूँ। बस आपका यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारे इसके अंतर्गत। जैसे विकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल आते हैं। वैसे अविकारी के अंतर्गत संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय ये आते हैं। आशा करता हूँ प्रयोग के आधार पर शब्द के जो 2 भेद थे, विकारी और अविकारी, ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर। तो अब बच्चों शब्द के चौथे भेद की ओर बात करते हैं। चौथा वर्गीकरण क्या था? चौथा हमारा जो वर्गीकरण था वो था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। देखिए बच्चों अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और ये आखिरी है अर्थ के आधार पर। तो बच्चों जब भी बात करेगा अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पे भी शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं अब उन पे बात करते हैं। तो यहाँ अर्थ के आधार पे भी 4 भेद हैं। ये प्रश्न उठ जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो बच्चों पहला मैं नोट कर रहा हूं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। तीसरा है समानार्थी, या इसे कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। और तीसरा है बच्चों, चौथा है बच्चों चौथा है बच्चों विपरीत या विलोम शब्द। अब देखो बच्चों ये आपके 4 शब्द हैं जो हमारे क्या है अर्थ के आधार पर। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीत या विलोम शब्द है। अब देखिए ये सब आपको आते होंगे, जल्दी से इन पर बात करते हैं। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? एक एक की मैं बात करता हूं। एकार्थी शब्द क्या है? नाम से ही है कि जिनका एक अर्थ हो, सिर्फ एक ही अर्थ हो, वो क्या होते हैं? हमारे एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं, एकार्थी शब्द में जैसे, ठीक है बच्चों, एकार्थी शब्द जैसे हैं जो शब्द अपनी मूल अवस्था में हैं, जिनका एक ही अर्थ होता है, वो एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे गंगा, जापान, बनारस, आकाश,
ये सब ऐसे शब्द हैं बच्चों जो एकार्थी, जिनका एक ही अर्थ है। गंगा की बात किया तो गंगा आपको मालूम चल गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जापान की बात कर रहा हूँ तो आपको मालूम चल गया जापान एक देश है। बनारस की मैं बात करूंगा तो आप जान गए कि बनारस एक स्थान का नाम है। आकाश की मैं बात करूंगा आप जान गए कि आकाश क्या है। तो यानी ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ हो तो वो क्या है, आपके एकार्थी शब्द हैं। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा कि एकार्थी शब्द क्या होते हैं। जिनका एक स्वयं का अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जब बात करते हैं अनेकार्थी की तो आइए ये जो बात करते हैं क्या कि अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द आपको मालूम होना है, नाम से ही आपका अर्थ समझ अनेकार्थी के ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ हो सकते हैं या दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं, उन्हें क्या करते हैं अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर की बात करूं, कर क्या होता है तो कर की बात करूंगा तो कर का जो रूप होता है, कर का प्रयोग दो आधार पर होगा। एक तो हाथ के आधार पर होता है और एक टैक्स के आधार पर होते हैं। ये आपको मालूम है टैक्स को भी क्या कहते हैं कर कहते हैं। तो ये देखिए कर क्या है, शब्द एक है लेकिन उसका जो अर्थ है वो दो आधार पर है। एक हाथ में भी प्रयोग होता है, हाथ के जैसे कर कमलों द्वारा, यानी उनके हाथों के द्वारा। कभी कभी आप जब कोई कहानी पढ़ते होंगे तो आता होगा ना, गांधी जी के कर कमलों द्वारा, अर्थात गांधी जी के हाथ के द्वारा उस जगह का उद्घाटन हुआ। तो आपको, और ये टैक्स क्या है, कर आपका टैक्स की बात करेगा। और जब अगले और एक शब्द की बात करते हैं जैसे अर्थ, अर्थ के भी अर्थ की मैं बात करूंगा कि अर्थ की क्या है तो ये प्रयोजन के रूप में प्रयोग होता है, प्रयोजन। और अर्थ धन के भी रूप में होता है। जैसे कभी कहानियां आप पढ़ते होंगे तो आता होगा कि उस व्यक्ति ने इतना अर्थ इकट्ठा किया, यानी उतना धन इकट्ठा किया। और या कभी कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपके आने का अर्थ क्या था, तो यानी वो प्रयोजन पूछ रहा है कि आपका प्रयोजन क्या था। ये अर्थ भी शब्द दो आधार पर अलग अलग प्रयोग होते हैं और जैसे सेंटेंस होगा उस आधार पर इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग बहुत बार सुने होंगे कनक के बारे में। कनक, कनक क्या है, कनक सोना भी है और कनक धतूरा या सोना के लिए कनक का यूज होता और धतूरे के लिए भी सोने का कनक का यूज होता है। यानी जैसा वाक्य होगा उसमें कनक, और वहां पे वो वाक्य अब बताएगा कि कनक सोने के लिए प्रयोग हो रहा है या धतूरे के लिए प्रयोग हो रहा। तो यानी ऐसे शब्द जो होते तो एक हैं, उनके वाक्य में जब प्रयोग होता है उनके आधार पर उनका अर्थ प्रयोग हो जाता है कि उनका अर्थ क्या होगा। जैसे ये अर्थ है, अर्थ है, कहीं पर जब अर्थ आएगा तो उसका आशय जो होगा वो प्रयोजन का आशय होगा। और अर्थ कहीं पर किसी वाक्य में इसका प्रयोजन धन के रूप में होगा। जैसे कर हुआ, कर आपका क्या हुआ, हाथ के रूप में हुआ और कहीं कहीं पर टैक्स के रूप में होगा। एक और मैं एग्जांपल उठा लेता हूं, हार। आप खुद अब बताइए, ये अब आपको मालूम होगा हार, हार एक गहने के रूप में होता है, हार गहना के रूप में भी होता है और हार वो पराजय के रूप में भी हार का प्रयोग होता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि कहीं कहीं पर हार का शब्द जो होता है उसका प्रयोग हमारा पराजय के रूप में होगा और कहीं कहीं हार का अर्थ गहने के रूप में होगा। तो ये शब्द, इस तरह के शब्द क्या होंगे, अनेकार्थी शब्द होंगे। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग तो होता है लेकिन वो वाक्य के आधार पर उनका विशेष अर्थ अपना अलग अलग हो जाता है। आते हैं अगली चीज की। अगली चीजें क्या हैं, अगली चीजें आपकी समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ये सबको मालूम होगा, इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। समानार्थी यानी ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं। जैसे, और उन्हें भी क्या कह सकते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो समानार्थी यानी समान अर्थ होता है, यानी पर्यायवाची जब शब्द होते हैं वो सब का अर्थ समान होता है। जैसे मैं आकाश की ही बात कर लूं, इसका एग्जाम्पल ही उठा लूं, ये आपको समझ में आ जाए। आकाश है, आकाश, हमारे आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों, नभ, गगन, व्योम, इस तरह की चीजें क्या है, आकाश है। अब जैसे मैं कमल की बात करूं, जब मैं कमल की बात करूंगा तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों, पंकज,
नीरज, इस तरह के वाक्य का सबका अर्थ है। कमल को भी हम पुष्प की तरह, कमल के पुष्प को है, और इसी का एक और अर्थ क्या हो गया, पंकज। पंकज भी हमारा क्या हो जाए, कमल के पुष्प की ही बारे में बात कर। जैसे आकाश, आकाश को नभ भी कहेंगे तो हमारा आशय जो होगा वो आकाश के लिए होगा। गगन भी कहेंगे तो हमारा क्या होगा, वो आकाश की ही होगा। जैसे हमारा आंख की बात करें, जैसे आंख की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, और इस तरह और भी है, पर्यायवाची बहुत है। आंख का आशय भी वही आंख की ओर है, नेत्र का भी आशय वही है, और चक्षु का भी आशय वही भी। ये सब क्या हुए, समानार्थी शब्द हुए। अब आते हैं बच्चों, विपरीत की बात करते हैं। विपरीत या विलोम शब्द क्या होते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि विपरीत शब्द यानी एक दूसरे के उल्टे शब्द जो होंगे वो हमारे काम विपरीत शब्द होंगे। जैसे मैं दिन की बात कहूं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। अगर मैं आज की बात करूं तो उसका उल्टा कल हो जाएगा। अगर मैं सुख की बात करूं तो उसका उल्टा दुख हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी, इसलिए मैंने यहाँ डिफिनीशन नोट कराने की कोई जरूरत नहीं, ये सब आपको आता है। एकार्थी नाम से है जिसका एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिसके कई अर्थ हो, समानार्थी मतलब ऐसे शब्द जो शब्द तो अलग अलग हो लेकिन सबका अर्थ यानी सबका रूप एक हो, सबका आशय एक हो। विपरीत शब्द किसी शब्द का उल्टा शब्द होगा, जैसे दिन का उल्टा रात, आज का उल्टा कल, सुख का उल्टा दुख, आगे का उल्टा पीछे। इसी तरह के शब्द क्या होंगे, विपरीत विलोम शब्द होंगे, या विपरीत शब्द कह सकते हैं या विलोम शब्द कह सकते हैं। तो बच्चों ये आपके शब्द के चार जो वर्गीकरण थे, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, या अर्थ के आधार पर थे, जिसके चार भेद थे। तो शब्द के अंतर्गत आपने सीखा क्या, शब्द क्या होता है, समानता या मूलता शब्द के भेद कितने हैं, हिंदी भाषा में शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ, वो भी सब आपने सीखा। तो ये दो वीडियो में आपके वीडियो थे जिसे मैं कंबाइन करके फिर से आपको एक वीडियो दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये शब्द का भी चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जुड़िए। और मैं फिर कह दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में जैसे कई शब्द आपके आए हैं, तत्सम, तद्भव, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीजें आगे के आने वाले वीडियो में आपको मिलेंगे और विस्तृत रूप से मिलेंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उन पे ही फोकस करिए। आपसे ज्यादा मुझे भी अपने बच्चों की आपकी फिक्र है कि हमें हमारे बच्चों को क्या चाहिए और उनके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। और आशा करता हूं आज की जो ये प्रश्नों की श्रृंखला थी वो भी आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।